हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल? बढ़िया। चलो, तो लास्ट टॉपिक में अपने डिस्कशन किया था कूलाम का नियम, ठीक है। अब उसमें एक वर्ड था विद्युतशीलता, मैंने लिखा था निर्वात की विद्युतशीलता, लिखा था। चलो उसको देख लेते हैं एक बार थोड़ा थोड़ा। तो विद्युतशीलता में तुमको बताई थी, विद्युतशीलता वो होती है जो किसी पदार्थ में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने में या उसको आवेश देने में जो विरोध प्रदर्शन करता है, उसका जो माप होता है, मान होता है, कितना प्रदर्शन किया गया, वो क्या कहलाता है? विद्युतशीलता। यानी कि विद्युतशीलता किसी पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित विरोध का या विरोध की माप को बताता है। विरोध की माप को, यानी कितना विरोध हो रहा है, वो क्या कहलाता है? विद्युतशीलता कहलाता है, ठीक है। माध्यम की विद्युतशीलता, यानी कि अगर कोई आवेश है किसी माध्यम में रखे हुए हो तो उसकी विद्युतशीलता। तो माध्यम की विद्युतशीलता या निरपेक्ष विद्युतशीलता दोनों एक ही चीज है। पूछ लिया जाए माध्यम की विद्युतशीलता या निरपेक्ष विद्युतशीलता तो एक ही बात है। इसे अपन एक्सटर्नल, सिर्फ एक्सटर्नल से ही क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। अगर निर्वात की बात करें, निर्वात की विद्युतशीलता को अपन करते हैं व्यक्त किससे? एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है। अब एक और आता है प्राविद्युतांक या विशिष्ट विद्युतशीलता या आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या चीज है? तो प्राविद्युतांक मैंने पहले बताया था तुमको, पीछे जाओ, प्रेरण द्वारा आवेशन के अंदर मैंने एक फॉर्मूला लिखा था कि Q या Q डैश बराबर 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R या K, ऐसा कुछ फॉर्मूला लिखा था। तो मैंने ये कहा था कि जो एप्सिलॉन नॉट है, सॉरी एप्सिलॉन R या K है जो है प्राविद्युतांक। तो ये क्या है? देखो इधर देखो, अगर माध्यम की बात की जाए, माध्यम में बल, माध्यम में बल अगर बात करें, विद्युत बल है Fm बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन लेंगे अपन, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। और अगर निर्वात की बात करें, निर्वात में विद्युत बल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया गया कि माध्यम की उपस्थिति में जो बल होता है, निर्वात की उपस्थिति में बल से कुछ कम होता है। माध्यम अगर कुचालक होगा तो कुछ कम होगा, अगर माध्यम सुचालक होगा तो बल जो होता है वो शून्य हो जाता है। तो कोई माध्यम का मतलब यहां पर कुचालक माध्यम ही है। कितना गुना कम होता है वो देखो, तो जितना गुना कम होता है वो ही कहलाता है प्राविद्युतांक या विशिष्ट विद्युतशीलता या आपेक्षिक विद्युतशीलता। कितना कम होगा? तो समीकरण 2 के अंदर, समीकरण 2 डिवाइड कर दो समीकरण 1 से, तो F नॉट बटा Fm 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये उल्टा करके लिख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर Q1 Q2, Q1 Q2 कटेगा, R कटेगा, 4 पाई कटेगा, यानी कि F नॉट Fm जो बराबर आएगा वो आएगा एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। तुलना हो गई, कितना गुना कम होता है, वो जितना गुना कम होगा वही क्या कहलाएगा? विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता या प्राविद्युतांक। और इसको अपन लिख सकते हैं एप्सिलॉन R से या K से, ठीक है ना। यानी कि यहां से डेफिनेशन क्या दे सकते हो? एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाएगा? प्राविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। निर्वात में बल या माध्यम में बल का अनुपात क्या कहलाएगा? प्राविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। यहां से माध्यम की विद्युतशीलता की डेफिनेशन लिख सकते हैं अपन, Q
क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। अगर यहां से इससे कन्वर्ट करना चाहे बल को तो बल कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। देखिए इधर यहां पर एप्सिलॉन की जगह क्या रख दो, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। अब जो ये एप्सिलॉन आर है, अलग अलग माध्यमों के लिए इसका मान क्या होता है, अलग अलग होता है। मैंने तुमको बताया था कि निर्वात हो तो इसका मान 1 होता है, और अगर धातु हो तो इसका मान कितना होता है, अनंत होता है। निर्वात हो तो इसका मान 1 हो जाएगा, यानी कि यही रहेगा। अगर धातु है तो अनंत हो जाएगा, इसका मान मतलब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि अगर माध्यम चालक है तो आपके पास जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो अब तरीके से कर लेते हैं इसको तो लिख लेना विद्युतशीलता को। अब मैं एक नया टॉपिक यानी बड़ा विद्युतांक या विशिष्ट विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता बनाकर मैं उसको लिखता हूं। तो ये विद्युतशीलता तो सीधे समझ में आ गया होगा कि जो अवरोध उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, विद्युतशीलता। अब ये माध्यम में कितनी होती है, निर्वात में कितनी होती है, मैं लिखा देता हूं। ठीक है ना? तो पराविद्युतांक क्या हो गया कि निर्वात की तुलना में माध्यम में जितना गुना कम बल लगेगा वही क्या कहलाएगा, उसका अनुपात क्या कहलाएगा, पराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, विद्युत विशिष्ट पराविद्युत। तो पराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता या विशिष्ट पराविद्युत किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितना गुना कम होता है उसे उस माध्यम का पराविद्युतांक कहते हैं। तुलना करने कितना गुना कम होता है। तो निर्वात में बल आपके पास ये हो गया, माध्यम में बल आपके पास ये हो गया। चेंज क्या कर दिया अपन ने, सिर्फ विद्युतशीलता बदल दी। दोनों का डिवाइड करेंगे, कट पीट के आपके पास F नॉट बटा F में बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या कहलाता है, पराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। और इससे अपन किससे व्यक्त करते हैं, K से या एप्सिलॉन R से। ये एक विमायन राशि है क्योंकि अनुपातिक राशि है ना। यह एक विमाहीन राशि है। यहां से दूसरी परिभाषा लिख सकते हो पराविद्युतांक का, अर्थात माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। यानी कि ये हो गया एप्सिलॉन आर माध्यम की और ये निर्वात की, दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, माध्यम की विद्युतशीलता। यहां से आप आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा दे दी, माध्यम की परिभाषा दे सकते हो। तो यहां से क्या लिख सकते हो आप, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, यानी निर्वात की विद्युतशीलता और पराविद्युतांक यानी विशिष्ट विद्युतशीलता का अनुपात जोड़ी तो का गुणनफल क्या कहलाता है, माध्यम की विद्युतशीलता। तो मैं तो इसको तो लिख देता हूं निरपेक्ष विद्युतशीलता। कंफ्यूजन यही पैदा होता है, बराबर निर्वात की विद्युतशीलता गुणा आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है यहाँ पे। कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है निरपेक्ष विद्युतशीलता की परिभाषित करो, और एक पूछ लिया जाता है कि आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा दो। तो यह कंफ्यूज नहीं होना, निरपेक्ष विद्युतशीलता पूछ रहा है इसका मतलब माध्यम की विद्युतशीलता पूछ रहा है, और अगर आपेक्षिक विद्युतशीलता पूछ रहा है इसका मतलब वो पूछ रहा है क्या, पराविद्युतांक। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता तो हो जाएगी माध्यम और निर्वात का अनुपात, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा विशिष्ट और गुणा निर्वात की विद्युतशीलता। इस एप्सिलॉन के आधार पर आप माध्यम की उपस्थिति में जो बल है उसको इस प्रकार लिख सकते हो। माध्यम में आप बल को इस प्रकार लिख सकते हो, F मीडियम बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह रख लो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। ये भी माध्यम में क्या आ जाता है, बल आ जाता है। अब देखिए एप्सिलॉन आर का मान अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो मैं इधर का थोड़ा सा मिटा देता हूं, इसको तुम लिख लो ना, ठीक है ना। किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेश के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितना गुना कम होता है उसे क्या कहते हैं, पराविद्युतांक कहते हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं ये क्यूरी है तुम्हारी, तो तुम लोग क्या क्या करो, जो मैं बोर्ड पे लिख देता हूं एज इट इज ऐसे कैसे उतार लिया करो। फर्स्ट टाइम तुम्हें समझाता हूं उसको नहीं लिखना है, सेकंड टाइम जब मैं कहूं तुमको उतार लो इसको तो उतार लिया करो ऐसे कैसे वीडियो को पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इधर जो निर्वात के लिए, निर्वात या वायु के लिए एप्सिलॉन आर यानी पराविद्युतांक का मान होता है 1, और धातु अगर आ जाए तो धातु के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है अनंत। समझ गए। तो इसका मतलब क्या पॉइंट बनता है, समझो। तो चालक माध्यम, अगर माध्यम कौन सा हो, चालक हो, चालक माध्यम में विद्युत बल कूलाम के अनुसार कितना लगेगा। चालक माध्यम में बल आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा माध्यम है एप्सिलॉन आर का मान कितना रखेंगे, अनंत, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको पता है 1 बटा अनंत का मान 0 होता है, इसका मतलब पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये है कि माध्यम अगर आपके पास चालक हो तो उसके लिए जो विद्युत बल का मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। समझ गए ये चीज, कोई दिक्कत है। चलो तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा तुम्हारे। पराविद्युतांक क्या है, विद्युतशीलता क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, विशिष्ट विद्युतशीलता क्या है, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे पराविद्युतांक एक स्थिरांक है, तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि स्थिरांक का कोई मात्रा नहीं निकल कर आ रहा है। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इन दोनों का अनुपात है, इसलिए कोई मात्रक नहीं है। तो पराविद्युत एक पराविद्युतांक पदार्थ का मापन करता है। आगे पढ़ेंगे, पराविद्युत जो होते हैं उचालक होते हैं, एक तरह से उचालक पदार्थ ही होते हैं, ठीक है। अगर उनमें ध्रुवण की मात्रा किस हिसाब से होती है, उसमें विद्युत क्षेत्र किस हिसाब से, किस अनुपात में, किस रूप से उत्पन्न होता है, यानी वो ध्रुवित होते हैं, उस ध्रुवण की गुणवत्ता को भी अपन पराविद्युत कह सकते हैं। लेकिन इसका डिस्कशन अपन जब ध्रुवित अध्रुवित पदार्थ पढ़ेंगे ना अगले चौथे पांचवें चैप्टर में, तब कर लेंगे। अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी तो अपने पास जो मेन चीज है वो यही है। ये लिखो, फिर तुमको मैं कल या नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कूलाम। एक मिनट, एक टॉपिक और है, कूलाम के नियम की सीमाएं, वो भी इसी में कर लेते हैं इस क्लास में, ज्यादा लंबी नहीं है। कूलाम के नियम की सीमाएं यानी कूलाम का नियम कहां कहां पर लागू होता है, कहां पर लागू नहीं होता है, इस चीजों की अपन क्या कर लेते हैं, एक बार वो भी लिख लेते हैं, इनको तो लिख लेना, ठीक है। चलो एक छोटा सा टॉपिक और है, कूलाम के नियम से संबंधित कुछ बातें। अपने कहा था कूलाम का नियम जो होता है वो स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, क्योंकि स्थिर आवेशों में विद्युत बल उत्पन्न होता है। लेकिन अगर आपके पास आवेश गतिशील होंगे तो वहां पर विद्युत के साथ साथ वहां पर एक चुंबकीय बल और उत्पन्न हो जाता है। तो वहां पर अगर बल निकालना चाहते हैं कुल, तो आपके पास किससे नहीं निकल कर आता, कूलाम के नियम से वो नहीं निकल आता, उससे भी लोरेंज बल लगाते हैं। तो कूलाम का जो नियम होता है बिंदु आवेश और स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। ये गति के तृतीय नियम का पालन करता है। तृतीय नियम का पालन का मतलब है कि आपके पास दो आवेश है Q1 और Q2, जितना ये आवेश इस पर बल लगाएगा उतना ही ये आवेश इस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो एक तरह से क्रिया प्रतिक्रिया हो। तो ये न्यूटन के तृतीय नियम की अनुपालना करता है। इसको सिद्ध करना हो तो अपन नेक्स्ट टॉपिक में उसको सिद्ध कर लेंगे। कूलाम का नियम का स्थिर विद्युत की में वही महत्व होता है जो गुरुत्वाकर्षण भौतिकी में मैं तुमको बताया था। गुरुत्वाकर्षण भौतिकी में क्या होता है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर।
बस यहाँ पर फर्क क्या होता है, द्रव्यमान होता है, यहाँ पर क्या होता है, इसमें आवेश होता है। ठीक है, कूलॉम का जो नियम है 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पे लागू नहीं होता, यानी कि नाभिकीय दूरी आ गई है, इससे कम दूरी पे लागू नहीं होता। मतलब क्यों नहीं होता लागू, क्योंकि वहां पर फिर क्या आ जाता है, नाभिकीय बल कार्य करने लग जाता है, क्योंकि नाभिक के पास आ गए बहुत ज्यादा, तो नाभिकीय बल कार्य करने लग जाता है, इसलिए वहां पर कूलॉम का नियम क्या नहीं होता, लागू नहीं होता। ठीक है, तो ये तो कूलॉम के नियम संबंधित कुछ बातें हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कशन करेंगे, और वो टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, कूलॉम के नियम का सदिशीय निरूपण, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। नेक्स्ट क्लास में अपन इसको देखेंगे। ठीक है, अब इस पर रिवीजन करो और फिर अपन इस पे करेंगे न्यूमेरिकल। ओके।